एनुअल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसका साइज जो है वो पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 24 की स्पेशल ट्रांसमिशन बजट पर। अभी कुछ ही देर पहले आपने देखा कि इसहाक डार साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी जो हुकूमत का 5वां बजट प्रेजेंट किया। इस बजट में बहुत सी बातें थी और इस पर आएंगे हम कि ये अवाम दोस्त बजट है, अवाम दुश्मन बजट है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। उन्होंने ग्रोथ रेट की बात की और कल से आप देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि ग्रोथ रेट हुकूमत कह रही है 5.5 है, लेकिन इकोनॉमिस्ट और ऑपोजिशन सब कह रही है ये 4 पॉइंट समथिंग था। इसहाक डार साहब ने फिर बात की एग्रीकल्चर ग्रोथ की। कल हमने देखा बात हुई, पहले पिछले साल पॉइंट समथिंग नेगेटिव था, अब दिखाया कि 5% उसकी ग्रोथ हो गई है। तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं। अच्छा, फिर ये भी है कि आपका जो रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन है, वो जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसमें ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो प्रोजेक्शन है वो किस बेसिस पे है, क्योंकि टारगेट्स बहुत से हैं जो हुकूमत ने मीट नहीं किए। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले इसहाक डार साहब को हम देख रहे थे एक और चैनल पे, वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये शुरुआत उनकी ये थी कि 2014 में बैनुल अक़वामी तमाम इदारे कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, और अब इसहाक डार साहब ने कहा कि 2030 में पाकिस्तान G20 का हिस्सा बन जाएगा, यानी वो ममालिक जिनकी मईशत बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करिए। अब ये मालूम नहीं किस बेसिस पे ये कहते हैं G20 पे चले जाएगा, लेकिन ये तो ज़रूर मानना पड़ेगा कि स्टॉक एक्सचेंज जो पाकिस्तान का है, वो कहा जा रहा है कि इस वक्त दुनिया के जो 5 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसमें पाकिस्तान का है। ये भी मानना पड़ेगा कि जो और रेटिंग कंपनीज हैं फाइनेंस वगैरह के हवाले से, इंटरनेशनल जो ब्लूमबर्ग है, चाहे मूडीज़ है, वो भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मैक्रो लेवल पे परफॉर्मेंस की तारीफ करती है। लेकिन साथ साथ जब आप अंदर खाने देखना शुरू करें तो बहुत से सवालात उठते हैं। जो एक्सपोर्ट का लेवल है पाकिस्तान का वो कदरे नीचे गया है, जो रेवेन्यू टारगेट है वो मीट नहीं किया गया। और आपने अभी सुना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी फरमाया कि जो डेवलपमेंट बजट है वो 4 फिगर्स में होगा, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को डिस्क्रेशनरी जो फंड दिया गया है वो भी बहुत भारी फंड है, तो क्या ये इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल होगा? बहुत से सवालात हैं नाज़रीन। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब, और इस वक्त वो अपनी पार्टी का जो मंशूर है उसके भी कन्वीनर है। वेलकम टू द प्रोग्राम सेनेटर साहब। और आप अभी बता रहे थे कि आप 7 प्रोग्रामों में गए एंड यू हैव बीन फायरिंग अवे। और नाज़रीन हमें फायरिंग अवे एंड गिविंग द फिगर्स, आई विल कम टू यू। अभी हमें डॉक्टर फारूक सलीम साहब भी ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन हमें फवाद चौधरी साहब स्पोक्स पर्सन है PTI के, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। और कराची से हमें MNA MQM के लीडर सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आपको मालूम है कि इन्होंने एक शैडो बजट भी दिया है और पीपल्स पार्टी ने भी शैडो बजट दिया। तो शुरू आपसे करते हैं मानवीवाला साहब। देखिए, दुनिया कहती है बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान की इकॉनमी परफॉर्म कर रही है, आप लोग बहुत से सवालात उठा रहे हैं। देखिए, मैं तो कमेंट ही करना नहीं चाह रहा, मैं तो सिर्फ चाह रहा हूँ कि दी क्रेडिबिलिटी ऑफ फिगर्स जी ऑफ द गवर्नमेंट आर इन क्वेश्चन। ठीक। एंड वाई दे आर इन क्वेश्चन कि जब मैं एग्रीकल्चर को देखता हूँ, जब मैं इंडस्ट्रियल, और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद गवर्नमेंट सर्वे आ रहा है जो ये नहीं, ये इकोनॉमिक सर्वे की बात कर मुझे रहा हाँ मुझे मालूम है। इंडस्ट्रियल शेयर की बात करता हूँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करता हूँ, माइनिंग सेक्टर की बात करता हूँ, FDI की बात करता हूँ, टोटल रेवेन्यू ग्रोथ की बात करता हूँ। कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है सिवाय सर्विसेज सेक्टर के और फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, देयर इज ग्रोथ, नथिंग एल्स। तो सर्विसेज सेक्टर क्योंकि मेजरेबल नहीं है एंड यू कैन नॉट रियली डू any working on services sector, it is very easy to increase the services sector to whatever figure you want. कोई मेजरिंग स्केल सिस्टम नहीं है ना कोई सर्विस सेक्टर का, बिकॉज इट्स सो डाइवर्सिफाइड। तो उसके बाद व्हेन आई लुक एट ऑल दीज इंडिकेटर्स, हाउ कैन आई बी कन्विंस्ड कि वी हैव रीच्ड 5.3? व्हाट इंडिकेटर हियर इज शोइंग दैट द GDP हैज ग्रोन टू 5.3? और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा ख्याल all the people that you will talk to will question this, that this is being manipulated, this is being put here to show the performance of the government, and actually it is worse
اینڈ ایوری بڈی از سیئنگ یہ اب آپ دوسروں کے فگرز نکلنے دیں. ان حفیظ پاشا صاحب نے تو 4.4 کا فگر دے دیا ہے, مگر اب آپ ملٹی لیٹرل سے بھی آنے دیں اور وہ آپ دیکھیے گا اس سے بھی کم ہوگا. بیکاز دا فیکٹ از کہ دیر از نو گروتھ ان دی اکنامک سروے. تو جب گروتھ ہی نہیں ہے تو یہ کہاں سے آپ اس کو کاسمیٹکلی بڑھانا چاہ رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو مطلب I am really disgusted کہ why the government has to lie. Give the correct figures. کیوں آپ یہ اس طریقے کا امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ you have turned around the economy, exports کا ستیہ ناس ہو گیا ہے, remittance is for the first time is on decline, اور یہ فگر کسی نے دیکھی نہیں ہے. مین پاور ایکسپورٹ تقریباً 100,000 لوگوں سے کم ہو گئی. It was 946,000 last year. It has come down to 839,000. That means کہ your remittances are on a dive now. And further it will keep dropping. So where is your income? اچھا یہ بڑی آپ دیکھیں نا, بہت آپ بھاری بات کر رہے ہیں آپ. ایک تو یہ کہ اسحاق ڈار صاحب آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے پچھلی مرتبہ بڑی کلیئرلی فگر فجنگ پر بات کی تھی. آپ لوگوں کی حکومت تھی, میرا خیال ہے جنرل مشرف کے بعد یہ بات ہوئی تھی. لیکن ناظرین, کیا جو حکومت بجٹ بناتی ہے جس کے کہ بین الاقوامی سطح پر ظاہر انگیجڈ ہے یہ حکومت فائنینشلی اکنامکلی ہر طریقے سے, کیا اس طرح یعنی کہ غیر مصدقہ فگرز ہیں وہ سامنے لا سکتی ہے؟ نہیں ناظرین, اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो बजट कुछ ही देर पहले इसहाक डार साहब ने प्रेजेंट किया है, और आपने देखा कि ब्रेक से पहले मानवी वाला साहब फरमा रहे थे कि बहुत सी फिगर फर्जिंग की बात कर रहे थे। वो कहते हैं जो फिगर्स हैं वो दे डोंट टैली, जो खुद इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से मसलन कहा गया कि मशीनरी की जो इंपोर्ट है वो 14, जो इंपोर्ट्स हैं उसमें इंडस्ट्रियल मशीनरी जो है वो 16% आप बता रहे थे, 16% है, और उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल जिक्र किया कि 40% है। तो बहरहाल हमारे पास फाइनली नाज़रीन हुकूमत की तरफ से डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस मुसद्दिक साहब। ये हर जगह बात उठ रही है कि जो ग्रोथ रेट है वो भी कंट्रोवर्शियल है, और जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं वो भी हुकूमत एक्नॉलेज नहीं कर रही। कल ये कहा मिनिस्टर साहब ने कि हम बहुत खुश हैं कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो इतनी बड़ी। तो थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालिएगा कि व्हाई दिस कंट्रोवर्सी। देखिए, ये जो आज आपने देखा, ये मुझे बात कैसे, तो मैं ये कह रहा था, अगर आप देखें अंदर क्या हुआ तो यही रिवाज हमारे आपने कहा हमारी ग्रोथ 5। अच्छा जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई लाइन का प्रॉब्लम हो रहा है। हम कोशिश हमारी बहुत है कि ज़ाहिर है हुकूमत का मौक़िफ़ ले। हमें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने भी ज्वाइन किया, इनके पास आते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सियासी जो पार्टियाँ उनका मौक़िफ़ ले लें। फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपके आज लीडर इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे पार्लियामेंट में, और दूसरा शैडो बजट नहीं आपने दिया। शैडो बजट हमने नहीं दिया क्योंकि फ्रैंकली जो हम इसको थोड़ा इस दफ़ा डिफरेंट कर रहे हैं। हम मंडे को असद उमर साहब इसके ऊपर एक तफसीली रिस्पांस जो है वो देंगे। हम जो पिछले साल हुकूमत ने बजट दिया था हम उसका एक वाइट पेपर ला रहे हैं, और इस बजट को कंपैरिजन करेंगे उस बजट के साथ, क्योंकि हमें यूँ लगता है कि जो अकाउंटेबल, अगर शैडो बजट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये बात बताई जाए कि हुकूमत ने पिछले बजट में जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, और इस बजट में जो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें से कुछ का जिक्र आपने किया है वो क्या है। तो हमें मंडे को इंशाल्लाह असद उमर साहब इसके ऊपर एक तफसीली रिस्पांस देंगे। अच्छा, और इमरान खान साहब का पार्लियामेंट में ना आना, वो तो अब क्या एक्सेप्ट कर लिया जाए कि वो नहीं आते पार्लियामेंट में? इमरान खान साहब जो हैं ये इस बजट की तकरीर में नहीं आए हैं। इसहाक डार साहब की तकरीर के वक्त तो नून लीग के अपने एमएनए भी सारे सो रहे थे, तो ये तकरीर सुनना तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखना यह है कि इस तकरीर के ऊपर जो आउटकम है उनकी तरफ से वो इंशाल्लाह उसके ऊपर आएगा। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, आपकी लाइन क्लियर नहीं थी, हम तो चाह रहे हैं कि आपका मौक़िफ़ लें कि ये कंट्रोवर्सी इमर्ज कर गई कि फिगर फजिंग हुई है, और जो ग्रोथ रेट वगैरह जो है ये फिगर्स मुसद्दिक का नहीं है। चलें जी नाज़रीन, आवाज़ तो नहीं आ रही जी। मुजाहिद बलोच साहब, ज़रा आप बताइएगा, ये जो आपकी भी वही तनकीद है जो हम यहाँ सुन रहे हैं स्टूडियो में बजट के हवाले से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया जी। बेशक। आपको, व्यूवर्स को, मेहमानान को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, एमक्यूएम ने अपनी तारीख़ को, अपनी ट्रेडिशन को दोहराते हुए 5वीं दफ़ा अपना शेडो बजट पेश किया है वफाकी हुकूमत के बजट आने से पहले जी, और उसमें तमाम चीज़ें, तमाम तजावीज़ दी गई हैं जो गरीबों को फ़ायदा दे, जो मिडिल क्लास के लोगों को फ़ायदा दे, जो किसानों को, हारियों को फ़ायदा दे, ठीक, जो मज़दूरों को फ़ायदा दे। लेकिन आज का जो बजट पेश किया गया इसहाक डार साहब की तरफ से, वो एक तवक्का से भी ज़्यादा जी, मतलब बहुत मायूस कुन बजट है, और उसे एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो थॉरोली रिजेक्ट करती है। और जिस तरह से मानवी वाला साहब ने कहा कि फ़िगर्स को जो है वो मैनिपुलेट किया गया है, तो मैं भी इस लफ्ज़ों का, अल्फाज का गोरख धंधा ही कहूँगा। जहाँ पे ग्रोथ हो नहीं रहा वहाँ पे आप जनरेशन दिखा रहे हैं, जहाँ पे आपको इनकम हो नहीं रहा वहाँ पे आप जो है वो एक्सपेंडिचर पे प्रॉफिट दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं मुजाहिद बलोच साहब, आप कह रहे हैं कि ये फिगर्स का गोरख धंधा है। शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किए, नाजरीन लीडर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, अवामी मुस्लिम लीग के, उनसे पूछते हैं कि शेख रशीद साहब ने इस बजट को कैसे जाना। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी जरा बताइएगा आपका क्या कमेंट है जी बजट पे। देखिए, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, कर्ज में ये डूबे हुए हैं घुटने घुटने।
اور یہ چاکلیٹ کھائیں اور شتر مرغ کھائیں اور مرغ کھائیں. کسی نے کہا کہ یار ایجوکیشن کے لیے یہ کر رہے ہیں, دوائیوں کے لیے یہ کر رہے ہیں. 15,000 روپیہ تنخواہ. اگر ابھی میرا اسحاق ڈار صاحب سے مکالمہ ہوا ہے ایک چینل پہ, میں نے ان کو کہا کہ 2-3 بچوں کا جو سکول گوئنگ ہیں, کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, بجلی کا بل دیتے ہیں, اس کا بجٹ بنا کے بتائیں. کوئی ایک شخص جو اکانومی کو بہت بڑا مہاتما ہے اس کا, کہ مجھے 15,000 روپے میں بتائیں کہ کیسے ایک شخص گزارا کر سکتا ہے. اور کتے کا تھیلا خوراک کا یہاں 6500 روپے کا ہے پاکستان میں. اور باتیں چھوڑیں, اور رمضان کا بیسن اور دوسرا اور ساری چیزیں, یہ 15,000 روپے میں. اس وقت 9,000 روپے کی قبر ہے راولپنڈی میں. اور جو آدمی کا انہوں نے کہا 4800 روپے 4200 روپے سرکاری آدمی کے لیے. خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں ایسے غریب لوگوں کی مدد کرنے والے لوگ ہیں کہ ہر قبرستان میں لکھا ہوا ہے کہ اس موبائل نمبر پہ کریں اور خاموشی سے آ کے اپنے کفن شفن کا سارا سامان لے جائیں. لوگوں کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں, گردے بیچ رہے ہیں, بچے بیچ رہے ہیں, بچوں کو نہروں میں پھینک رہے ہیں. اور یہ بتائیں نا کیسے ایکسپورٹ بڑھے گی. جی کوئی طریقہ تو یہ بتائیں گے نا کیسے ایکسپورٹ بڑھے گی نا. کیسے یہ 3 بلین کا جو صورت حال ہے کیسے کور کریں گے. 400 ارب روپیہ ان کا پرائیویٹ پاور پلانٹ کا جو ہے وہ کیا ہوگا. سب پیسے یہ الیکشن بجٹ پیش کر رہے ہیں تاکہ اب آپ دیکھیں نا ملتان سے یہ جو روڈ بنانے جا رہے ہیں لاہور سے 48 ارب روپے کی. وہ بندے خدا کوئی خدا کا درد کرو, کوئی ایسے ریٹ رکھو جس میں کمیشن کم ہو, کوئی کمیشن کم ہو. یہ دیکھا کہ یہ 230 کلومیٹر جو ہے جی 48 ارب روپے, اور ملتان سے 36 ارب روپے میں. اور یہ سڑکیں بنا کے سمجھتے ہیں شاید یہ ترقی کا ایک مرحلہ ہے. سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ کریں, مہنگائی کو کم کریں اور بجلی کو لائیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دے رہے. اور زراعت کا جو کام ہے 1300 روپے کی گندم, انہوں نے کہا کسی ایک غریب کسان کا انٹرویو لیں نسیم زارا آپ, کہ جو کہے کہ میری گندم 1300 روپے میں بکی ہے. کوئی ایک کسان یہ کہے کہ اس کو شوگر کے کین کی پیمنٹ ہو رہی ہے. یہ سارا گورنمنٹ. اور ایک آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جی. بیسیکلی ہی از اکاؤنٹنٹ. اور جب مشرف کی گورنمنٹ تھی تو ورلڈ بینک اور IMF کو اس نے جعلی ڈاکومنٹ دے دیے تھے. فورج ڈاکومنٹ بنانا ان پہ ختم ہے. یعنی ڈاکومنٹیشن کے فورج ڈاکومنٹیشن کے یہ امام ہے. اور یہ گورکھ دھندا ابھی دیکھیں لوگ آرٹیکل لکھ رہے ہیں کہ یہ 5.3 بھی جو ہے یہ GDP جو ہے جی بہت کنٹروورشل ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں 5.3 اور 4 کو لوگ مان نہیں رہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے اس سے عام جو شخص ہے جس کے حالات اقتصادی, یہ درست بات ہے ناظرین جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر آپ 3 لوگوں کا 4 لوگوں کے گھر کا بجٹ بنائیں تو کسی صورت بھی یہ بجٹ بن نہیں پاتا. فاروق سلیم صاحب بہت سی باتیں آپ نے سنی سیاسی لوگوں کی زبانی, تو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا بتائیں غیر سیاسی بات حقائق کیا ہیں. از اٹ دیٹ بیڈ جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے وزیر خزانہ صاحب کی آج جو تقریر, لمبی تقریر, اس کا لب لباب میں آپ کے سامنے جی بڑے آسان الفاظ میں وزیر خزانہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس مالی سال حکومت پاکستان کی آمدن تقریباً 4 ٹریلین روپے ہوگی. یہ انہوں نے آج کہا. اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ 2 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ چلے جائیں گے PSDP میں, جو آپ کا ترقیاتی منصوبوں کا فنڈ. وہ ایکچولی ایک ثوابدیدی فنڈ کریٹ کیا جا رہا ہے الیکشن کے لیے. یہ پاکستان کی تاریخ میں 2 ٹریلین روپیز کبھی نہیں ہوا. یہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ ثوابدیدی فنڈ ہے. 2 ٹریلین وہاں چلا جائے گا. انہوں نے کہہ بھی دیا نا کہ پرائم منسٹر صاحب کو اتنا ملے گا, اتنے ارب ملے گا. وہ 2 ٹریلین ادھر چلا گیا نسیم, اور 2 ٹریلین چلا جائے گا آپ کی سود جو قرضے لیے ہیں اس میں. 4 ٹریلین آیا تھا, 2 ادھر چلا گیا, 2 سود میں چلا گیا. اس کے بعد ہاتھ صاف ہیں. اب باقی جتنے پیکیجز کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ سب ڈرامہ ہے. مطلب یا تو آپ کو قرضہ جات لینے پڑیں گے یا آپ نوٹ چھاپیں گے. آپ کے پاس پیسے ان 2 ایکسپینڈیچر آئٹمز کے بعد ختم ہیں.
ये आम आदमी का नसीम, ये नंबर्स को आप छोड़ दें, 5.3 नहीं, मैं चाह रही हूँ कि आम लोगों को देखिए आम लोग बजट क्या देखते हैं, वो बैठते हैं देखने के लिए कि किन अशिया की कीमत कम होगी, किन अशिया की कीमत ज्यादा होगी। अब मैं गौर से देखता रहा और मैं लिखता रहा कि किन अशिया की कीमत कम होगी और किन अशिया की कीमत ज्यादा होगी। पहले जो ज्यादा होगी वो देख लीजिए, उन्होंने कहा कि सीमेंट महंगा हो जाएगा, स्टील महंगा हो जाएगा, अद्वियात महंगी हो जाएंगी, फ्रिज महंगे हो जाएंगे, फर्नीचर महंगा हो जाएगा, एयर कंडीशन महंगी हो जाएंगे, सिगरेट महंगी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है महंगी हो जाएगी, इंपोर्टेड कपड़े महंगे हैं, चॉकलेट महंगा, शहद महंगी, पनीर महंगी, दही महंगा, पान और छालियां महंगा, ये चीजें महंगी हो रही हैं। जो चीज सस्ती हो रही है उसका भी जिक्र किया गया। एक और भी एक सॉरी मैं ये बताते चलूं कि नसीम शुतुरमुर्ग का जिक्र किया गया कि उसकी कीमतें सस्ती हो रही हैं, उसके ऊपर ड्यूटी माफ हो रही है। तो आप ये दही, आप शुतुरमुर्ग खाइएगा, ये सही कह रहे हैं। ये आज ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि गधे जो हैं, आपने भी बता रहे थे ना कि आपके सर्वे में 35 पेज सर्वे में पेज 35 पे लिखा क्या है कि हर साल कॉन्स्टेंटली गधे की प्रोडक्शन जो है वो गधे जो है 1 लाख हर साल 1 लाख बढ़ जाता है। हर लाख 1000 कम नहीं होता, अगर एक चीज बढ़ती है तो गधे बढ़ते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। ये डोंकी फार्मिंग जो है, ये केपी की गवर्नमेंट ने, पीटीआई ने एक अपना रियासती अपना हुकूमती प्लान शुरू किया है फार्मिंग का, और कहा जा रहा है कि ये गधे सब इनकी खालें एक्सपोर्ट की जाएंगी चाइना और गोश्त हम लोग खाएंगे। अच्छा, the issue is how can it be so static and so correct? Why can't this number vary? See, what bothers me is जब आप ये इकोनॉमिक सर्वे की जो नंबर्स इन क्वेश्चन है कि जब आप कॉन्स्टेंटली पिछले 4 साल से 5 साल से एक ही इंक्रीज दे रहे हैं डोंकीज को, मतलब ना उसमें कोई 1000 की ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा, तो दिस शोज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस इकोनॉमिक सर्वे। पॉइंट ये एक फिगर देखिए, 120 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे, ये 1200 के लग चुके हैं, 1200 अरब के टैक्स 4 साल में लग चुके हैं। ये भी तो आम शख्स को जाएंगे ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और कौन कीमतें कम करता है? देखिए पैसा खत्म है ना, आपने पीएसडीपी में आपने इलेक्शन फंड में डाल दिया 2 ट्रिलियन लाजमी आपको सूद में डालना है, तो फिर टैक्सेस तो पड़ेंगे। डेवलपमेंट फंड भी सबको मिल रहा है। आपकी तवक्कुआत क्यों है, आपकी हुकूमत से तवक्कुआत क्यों है? ये भिखारी हुकूमत है, इसके पास पैसे नहीं है। आप फिर भी तवक्को रखे बैठे हैं कि शायद हमारी जिंदगी में कोई आसानी आ जाएगी इसकी वजह से। देखिए जो चीजें सहूलियात आपकी आम आदमी की जिंदगी में नहीं आने। वैसे आप लोगों को बताएं, मैं फिर चाहती हूं कि आप ये समझाएं लोगों को कि ये तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी, ये नहीं कि जब लोग बाहर निकलेंगे तो कल और परसों फिर महंगाई का सामना करना पड़ेगा, जो आपने इतनी चीजों का जिक्र किया है। ये मैंने जिक्र नहीं किया, ये फ्लोर पे जो आपने ये बजट अच्छा, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अब सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि लोगों की क्या तनख्वाहें बढ़ेंगी? देखिए तनख्वाहें बढ़ना मामला नहीं है, तनख्वाहें इन्होंने कहा कि 10% बढ़ेंगी। मामला ये है कि आपकी कुव्वत खरीद बढ़ेगी या नहीं। अगर 10% आप कीमतें, आप 10% तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और 15% कीमतें बढ़ जाएं तो आपका सौदा नुकसान का है। मेरा कहना यह है कि इस हुकूमत के जो अखराजात हैं वो इसकी आमदन से कहीं ज्यादा हैं। अगर आप तवक्को कर लें एक भिखारी से कि वो मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर कर देगा, हुकूमत से जो आप सौदाबाजी करेंगे, अगर आप सौदाबाजी करते हैं कि मेरा 15% मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, वो नुकसान का सौदा होगा। क्योंकि 15% आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी तो 20% बढ़ जाएंगे, नोट छापे जाएंगे, 20% नोट छापे जाएंगे। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, सियासतदानों के पास वापस जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये तो बात हकायक हैं जो सामने डॉक्टर फारूक सलीम ने पेश किए, तो फिर अब यही होगा कि बजट में जाहिर है बजट पे डिस्कशन होगी नेशनल असेंबली में और बजट पास हो जाएगा। आपको और हमें इन सियासतदानों से कुछ फ़ायदा है या नहीं इस बजट के हवाले से जब डिबेट होगी? स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने फिर ज्वाइन किए, प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन हैं। मुसद्दिक साहब ये बताइएगा, अभी दो चीज़ें कहीं जा रही है पैनलिस्ट हमारे, एक तो कह रहे हैं कि फिगर फजिंग हुई है, फैक्ट सही नहीं है, और दूसरा कहा जा रहा है कि ये गरीब लोगों के जो बजट है उनके ये खिलाफ जाता है, ये अवाम दोस्त नहीं अवाम दुश्मन बजट है, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, टैक्सेस बढ़ जाएंगे और कीमतें जो बेसिक चीजें हैं दही की इसकी उसकी बढ़ जाएगी। क्या कहते हैं आप? जी मैं क्विकली पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, फिर पहले की तरफ आऊंगा। देखिए बात कि ये जो मैं तो खाल आपने पहली बात है कि डेवलपमेंट फोकस, दूसरी ये है कि एम्प्लॉयमेंट, और तीसरी ये है कि फोकस। अब मैं आपको इससे सबूत मुहैया कर, अगर आपसे पहले 70 साल के अंदर आज तक पाकिस्तान का 1000 ज्यादा अरब का डेवलपमेंटल बजट यानी 1 ट्रिलियन रुपए का बजट पेश किया गया है, इस दफा जो डेवलपमेंट होगा तो ठीक है, इसका मतलब है कि बजट जो है डेवलपमेंट फोकस। अच्छा नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली आवाज़ की प्रॉब्लम है। उनकी एक बात जो समझ आई, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट फोकस है बजट का, तो डेवलपमेंट जो है वो आवाम के लिए है। अच्छा इसके पीछे हकीकत देख लें, ये कहलाता ये है सरकारी तौर पे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, PSDP कहते हैं। ठीक है, ये तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में ये 2 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद आज तक कभी नहीं हुआ। इसका तारीख ये है कि 70% ये सरिये, स्टील और ब्रिक्स और मोटर में चला जाता है, 20% की नई गाड़ियां खरीद लेते हैं जो बाबू हजरात इन प्रोजेक्ट्स में लगते हैं, वो 20% इसमें से जाके नई गाड़ियां खरीद लेते हैं, और 6% ह्यूमन कैपिटल पे, जिसको आप सेहत या तालीम या इंसानी असासा। अच्छा 70% पे है, जब आप कहते हैं सरिये पे और ईंट पे लग जाते हैं, सीमेंट पे, तो कंस्ट्रक्शन होती है, फिर कंस्ट्रक्शन से जॉब्स, लेट मी जस्ट प्ले द डेविल्स एडवोकेट, जॉब्स होते हैं, तो क्या मतलब वो इतना यूजलेस होता है? देखिए यहाँ पे बात हो रही है सस्टेनेबल ग्रोथ की, कि सिर्फ इस साल नहीं, ये लंबे साल लॉन्ग टर्म में चलती रहे। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जिस दौरान ये तामीर हो रही होगी, सड़कें बन रही होंगी, उस दौरान एम्प्लॉयमेंट का एक आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन जब तक आप सेहत और तालीम पे खर्च नहीं करेंगे तो ये एक्सटेंड नहीं होगा अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल। आपका सारा फोकस इस वक्त मेट्रो बसेस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पुलों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, पावर प्लांट्स के ऊपर है, और सिर्फ 6% आप लगा रहे हैं तालीम के ऊपर और सेहत के ऊपर, तो आपके पास इंसानी असासाजात नहीं हैं जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ग्रोथ को आगे लेके बढ़े। तो इलेक्शन तक बिल्कुल ठीक है, अगर आपकी सियासी हिकमत अमली ये है कि हमने इलेक्शन जीतना है और ये इतना बड़ा जो फंड है 2.1 ट्रिलियन रुपीस का वो इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, तो फिर बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा आप थोड़ी सी इसकी ब्रेक, 2.1 ट्रिलियन डॉलर को समझना, इस वक्त पाकिस्तान में जितने वोटर्स जाते हैं वोट डालने के लिए, उसको अगर आप 2.1 ट्रिलियन को डिवाइड कर दें तो 40,000 रुपए का एक वोट, हर वोटर के हिस्से में 40,000 रुपये आएगा। जितने खानदान इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं, 75,000 रुपया अगर हर फैमिली को एलोकेट कर दिया जाए तो फिर जाके 2 ट्रिलियन रुपए। अच्छा ये देखें ना, आपने कैलकुलेशन की, अगर मैं ये कहूँ फवाद चौधरी साहब आपके पास आते हैं, फवाद ये बताएं कि इनकी कैलकुलेशन क्या ये फेयर कैलकुलेशन है? अगर मैं ये कहूँ कि सीपैक जो है इतना मेजर प्रोजेक्ट है, सीपैक जो है वो 1 बेल्ट 1 रोड का हिस्सा है, यानी कि ये तो हर एक मानते हैं, KPK के लोग भी जो गए हैं वो इतने एक्टिव हैं सीपैक में, के जो चीफ मिनिस्टर वगैरह हैं, तो क्या ये जो इन्वेस्टमेंट हुकूमत कर रही है 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन की बात की आपने, वो क्या एक प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं जा रहे पैसे? देखिए मुझे तो समझ नहीं आई है कि 20 अरब रुपया तो इन्होंने रख दिया है लैपटॉप्स के लिए, और 80 अरब रुपया टोटल जो है वो हायर एजुकेशन के लिए, इनफैक्ट 36.7 बाद में प्रोविंसेस का मिला के 70-80 अरब रुपया ये हायर एजुकेशन के लिए रख रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सिर्फ सड़कें बनाना है। अब फिर 300 और अब 2 ट्रिलियन रुपीज़ जब ये सड़कों बनाने पे लगा रहे हैं, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि सीपैक का क्या फ़ायदा है, क्योंकि हमारी जो इस वक्त तक परसेप्शन है वो ये है कि सीपैक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगा रहा है, और ये सड़कें सारी जो हैं
ہیں یہ چائنیز پیسے سے بنیں گی، لیکن اب حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں 2 ٹریلین روپیز ہم نے سڑکوں پہ لگانا ہے، تو پھر سی پیک کدھر گیا ہے؟ دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو بیلنس آف پیمنٹس ہے ہمارا بدترین بیلنس آف پیمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا جو ایکسپورٹس کا، اور اگر یہ سارا اس وقت معاملہ دیکھا جائے تو یہ تو جو کرنسی جس طریقے سے ہم نے اوبیسلی ایک اوور ویلیوڈ رکھی ہوئی ہے اس کے مسائل ہیں، جو بیلنس آف پیمنٹس ہے اس کے مسائل ہیں، اور اس کے بعد اب یہ جس طریقے سے دیکھیں 14 کروڑ روپیہ صدر ممنون حسین صاحب کی سیکیورٹی کے لیے آلات پہ لگا دیا ہے۔ میرے پورے ضلع کا جیلم کا بجٹ جو ہے وہ 20 کروڑ روپیہ ہے، تو آپ نے ممنون حسین صاحب ایک آدمی کے لیے 14 کروڑ، پھر جو 47 گاڑیوں کا بھی بی ایم ڈبلیو کا فلیٹ لے لیا پرائم منسٹر صاحب نے، جس طرح کے لگژری ایکسپینسز یہ کر رہے ہیں اور عام آدمی کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں ہاسپٹل اور سکولز کے اوپر پیسے خرچ نہیں ہو رہے، لیپ ٹاپ آپ 20 ارب روپے کے بانٹ رہے ہیں، سو تمام فوکس الیکشن خریدنے کے اوپر لگ رہا ہے اس بجٹ میں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہ خریدا بھی نہیں جا سکے گا۔ آپ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے چند مہینوں میں۔ جی مجاہد بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ قرضہ جات کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی شروع ہوئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے جتنے یہ حکومت لے رہی ہے، تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ حکومت کہتی ہے ہم قرضے اس لیے لیتے ہیں کیونکہ پروڈکٹیو انفراسٹرکچر میں ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں نسیم زہرا صاحبہ، کیونکہ میں بھی اسی قومی اسمبلی کا حصہ ہوں اور مجھے وہ پہلا بجٹ یاد ہے 2013 کا، جس میں بڑے فخریہ انداز میں کہا گیا تھا کہ جی اتنا سرکلر ڈیٹ ہے جو زرداری صاحب کی حکومت چھوڑ کے گئی ہے اور ہم اس کو ختم کر رہے ہیں اور ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، ادھر سے پیسہ نکال کے ادھر سے پیسہ نکال کے۔ لیکن آج پھر یہ 5واں بجٹ پیش کیا گیا ہے، لیکن سرکلر ڈیٹ بجائے بڑھنے کے کم ہونے کے مزید بڑھ گیا ہے، اور ایک یہ بھی آیا کہ جی 800 ارب روپیہ یا 800 ہزار ارب روپیہ کا انہوں نے قرض لے لیا ہے پچھلے 3 سال اور 9 ماہ میں، اور یہ ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو جاری رکھیں گے، ٹیکس نیٹ کی بھی بات کریں گے اور قرضہ جات کی ڈسکشن کنٹینیو رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, बहुत सी बातें डिस्कस हुई। हम एक्सपोर्ट पे अगर बात करें, और ये कहा जा रहा है कि इतना इम्बैलेंस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इस वक्त, एक छोटा सा फिगर अभी पैनलिस्ट हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आपके साथ शेयर करें हम, कि 2012 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स थी 24 अरब डॉलर और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी 25 अरब डॉलर। 6 साल के बाद, कोई 5 साल के बाद, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो 20 अरब डॉलर हो गई है और बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो 38 अरब डॉलर हो गई है। तो देख लीजिएगा कि बांग्लादेश कितना आगे निकल गया और पाकिस्तान कितना पीछे चला गया है। हमारे साथ नाज़रीन गौहर एजाज साहब हैं, टेक्सटाइल बिजनेसमैन हैं। इनसे बात करते हैं कि इस बजट में क्या हुकूमत ने एक्सपोर्ट के लिए कोई इंसेंटिव दिए बिजनेसमैन को या नहीं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस गौहर, बताइए। थैंक यू ज़हरा। आई बिलीव कि हमारा मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो जैसे आप कहा करंट आवाज़ का प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन हो रहा है। हम देखेंगे कि कोशिश करते हैं फिर से उनको ले। जी आप बताइएगा कि एनी इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्टर्स। देखिए, आपने अभी जो फिगर्स दी हैं उसके मुताबिक बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 45% बढ़ गई हैं और पाकिस्तान की 20% से 25% कम हो गई। ये एक स्ट्रक्चरल इशू आ रहा है। हमारा एक्सपोर्टर ये कहता है कि जो इनपुट कॉस्ट हैं, देखिए 2/3 एक्सपोर्ट जो हैं वो हमारी टेक्सटाइल्स की हैं। वो कहता है कि हमको जो बिजली मिल रही है वो गुजरात के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में 2 गुना महंगी है। जो हमें गैस मिल रही है वो बहुत महंगी मिल रही है। जो हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत, तो हम कम्पीट कहाँ करेंगे। और फिर करेंसी की बहुत बड़ी बात की जाती है कि आपने ओवर वैल्यूड करेंसी कर दी है। पाकिस्तान की रुपए की वैल्यू गिरनी चाहिए, अगर नहीं कराएंगे तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है ये कम्पीट नहीं कर पाएगी दुनिया में। तो ये 3-4 एलिमेंट्स हैं, ये इनके वाजिब मुतालबात हैं। दूसरी तरफ जो मुतालबात आ रहे हैं किसानों की तरफ से, वो भी वाजिब मुतालबात जी मानवी वाला साहब, ये वाजिब जो मुतालबात हैं, आप और MQM और पार्टीज क्या करेंगी अब जब बजट में डिस्कशन होगी शुरू। देखिए, लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी चेंजेस की थी बजट में और उस पर कुछ 64 रिकमेंडेशंस थी हमारी, जिसमें से नियरली एज आई रिकॉल अबाउट 80% रिकमेंडेशंस इन्होंने एक्सेप्ट की थी। 80% की थी। अभी आपके पास वापस आते हैं, पूछते हैं 80% की थी पिछले साल, तो इस साल आप किस पे फोकस करेंगे। नाज़रीन, हमें फिर ज्वाइन किया गौहर एजाज साहब ने। जी गौहर साहब, ये बताइएगा कि एनी इंसेंटिव्स इस बजट में। मुझे अभी तक तो कुछ नजर नहीं आया। मुझे इस बात की फिक्र है कि जो 180 बिलियन रुपए का टैक्स किया था, ये सीधी रकम जो है वो इस बजट में नजर नहीं आ रही। और अगर जो हम क्या था, अगर जी नाज़रीन, जी प्रॉब्लम है। जी मानवी वाला सब, सॉरी नाज़रीन, हमें प्रॉब्लम आ रहा है ऑडियो का। जी नहीं, देखें मैं आपको देखें, ये जो एक्सपोर्ट का इशू है ना, ये बड़ा सीरियस इशू है। बिकॉज हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के सिर्फ 2 जरिए हैं, एक एक्सपोर्ट है और एक रेमिटेंसेस है। और नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में बड़े सीरियस इश्यूज हैं ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ CPEC प्रोजेक्ट्स एंड ऑफ अदर्स। Just for CPEC, we'll be paying $3 billion every year. $3 billion every year. तो मुझे जो चीज़ बॉदर कर रही है ना, कि आपके पास जो पोटेंशियल है टू अर्न डॉलर्स एंड टू अर्न हार्ड करेंसी, उस पर कोई फोकस नहीं है, उस पर कोई कंसर्न नहीं है। उस देखें, बिकॉज इफ आपको पता है कि आप उस रेमिटेंसेस का कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज वो एक तरीके का रिसेशन है तो और आपके लोग जा नहीं रहे। और अब मैंने आपको मैन पावर के नंबर दिए कि तकरीबन 1 लाख लोग कम हो गए, तो ये तो नीचे जाएगी। बट दी ओनली होप पाकिस्तान हैज इज द एक्सपोर्ट, और उस पर कोई फोकस नहीं है। कॉमर्स मिनिस्टर का ये हाल है कि वो कॉमर्स कमेटी में सेनेट के आता है और वो कहता है जी आप हमारी मदद करें, ऑपोजिशन मेरी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि हुकूमत भी उनकी बात नहीं सुनती। अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है, अहम इश्यूज है। हमारा फोकस रहेगा आने वाले दिनों में। फिल वक्त हमें ख़त्म करना है ये प्रोग्राम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और मुजाहिद बलोच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।